भैया बम धमाके में न मरते तो क्या मंत्री जी मुख्यमंत्री बनते, और क्या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नेताजी बकरों के खून से नहाते थे, और सेक्रेटरिएट की बॉबी के कत्ल का उनके करियर से क्या संबंध था, और चारा सिरा तो वहां तक भी पहुंचता था। मैं लालू प्रसाद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथ मिश्र की। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज है जिसका शीर्षक है मुख्यमंत्री, और जिसके इस एपिसोड में जैसा मैंने जिक्र किया जगन्नाथ मिश्र की बात होगी। सितंबर 1982। गुलाबी रंग वैसे तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर की दीवारों पर चटक गुलाबी रंग कम ही देखा जाता है। गुलाबी दीवार से टिकी शीशम की एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा शख्स कभी अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन 10 में 6 उंगलियों में कीमती पत्थरों से जड़ी अंगूठियों को देखकर लगता था कि वो तर्कशास्त्र के मोर्चे पर अपने घुटने टेक चुका है। अभी कुछ ही महीने पहले इस अफवाह ने जोर पकड़ा था कि मुख्यमंत्री ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए यूपी और बिहार की सीमा पर बने एक तांत्रिक मठ में 108 बकरों की बलि चढ़वाई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन बकरों का खून इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को नहलाया भी गया। गुलाबी दीवारों वाले इस दफ्तर में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से इस बाबत सवाल किया तो उनका चेहरा तमतमा गया। उन्होंने लगभग चीख कर कहा, फरेब है, ये सब बातें फरेब हैं। जबकि सच तो ये था कि नक्षत्रों के संयोग को साधने में लिप्त ये मुख्यमंत्री एक दुर्घटना के चलते यहां तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री जिसका नाम था जगन्नाथ मिश्र। 7 जनवरी 1975 इंदिरा गांधी नई दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा, यहां तक कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उन लोगों की बातों में आ गए जो अफवाह फैलाकर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश में लगे हैं। कल को अगर मेरी हत्या हो जाती है तो ये लोग ये कहने से बाज नहीं आएंगे कि मैंने ही अपनी हत्या की साजिश रची है। दरअसल 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की एक बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में बंगाल और बिहार में सक्रिय एक संप्रदाय आनंद मार्ग का नाम सामने आया, लेकिन सुगबुगाहट ये भी थी कि ललित नारायण मिश्र इंदिरा गांधी के राजदार थे, और अगर ये राज बाहर आ जाते तो इंदिरा गांधी की सियासत खत्म हो सकती थी। लिहाजा उनकी हत्या करवा दी गई। इस राजनीतिक थ्योरी को तब कई लोग मानते थे। इन सुगबुगाहटों की वजह से और बिहार में खड़े हो रहे छात्र आंदोलन के दबाव में कांग्रेस आलाकमान ने बिहार का नेतृत्व बदलने का फैसला किया। इंदिरा ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने भरोसेमंद सिपहसालार पीवी नरसिम्हा राव को पटना भेजा। इंदिरा की योजना एक तीर से 2 शिकार करने की थी। अब्दुल गफूर की विदाई से बिहार के छात्र आंदोलन की ठंडा पड़ने की उम्मीद थी, और उनकी जगह पर मरहूम ललित नारायण मिश्र के 38 साल के भाई जगन्नाथ मिश्र की ताजपोशी इंदिरा को सियासी तौर पर क्लीन चिट दिलवा सकती थी। फिर वही हुआ जो होता आया है। अब्दुल गफूर ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि हम मुख्यमंत्री के चुनाव का अधिकार आला कमान को सौंपते हैं। कुछ फोन कॉल हुए और नए मुख्यमंत्री के तौर पर जगन्नाथ मिश्र की ताजपोशी हो गई। ललित नारायण मिश्र के जाने के बाद मिश्र खानदान की सियासत जगन्नाथ मिश्र के कंधों पर टिकी थी, तो उन्होंने वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। वो आपातकाल के दौर में मुख्यमंत्री थे। संजय गांधी सत्ता का असली केंद्र थे। जगन्नाथ ने संजय को साध लिया। दिल्ली दरबार में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। सूबे की कांग्रेस के सदर सीताराम केसरी से अदावत के बावजूद जगन्नाथ मिश्र किसी भी सियासी खतरे को अपने पास मंडराने नहीं देते थे। फिर 1977 में आपातकाल हटा, चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और कांग्रेस दोनों को हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी का झंडा ढोते हुए मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, और सत्ता में आते ही उन्होंने 9 राज्यों में चल रही कांग्रेस सरकारों को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो जनता का भरोसा खो चुकी है। बिहार भी इन 9 राज्यों में से एक था, और जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे। सूबे में नए सिरे से चुनाव हुए।
जनता पार्टी की यहाँ भी एक तरफा जीत हुई, लेकिन जनता लहर में भी जगन्नाथ अपनी झंझारपुर सीट बचाने में कामयाब रहे। 1977 में बदलाव की लहर पर सवार होकर सत्ता में आई जनता पार्टी 1979 आते आते सत्ता की बंदरबाट में तब्दील हो चुकी थी। 2 साल में 1.5 प्रधानमंत्री देने के बाद 1979 के दिसंबर और 1980 के पहले सप्ताह में लोकसभा के लिए नए चुनाव हुए। इस बार जनता का मूड जनता पार्टी के खिलाफ था। कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त दिख रही थी। जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाए 2 साल हो चुके थे। पटना से उनका मोहभंग हो चुका था। दिल्ली में मरहूम भाई ललित नारायण मिश्र के जूते खाली थे। जगन्नाथ मिश्र लोकसभा का चुनाव लड़ गए। सीट फिर से वही झंझारपुर और नतीजा फिर से वही झंझारपुर से जगन्नाथ मिश्र चुनाव हार गए। इसकी कई वजहें थी। पहली वजह, राजनारायण और चौधरी चरण सिंह वाली जनता पार्टी का धड़ा यानी जनता पार्टी सेक्युलर, उसने झंझारपुर सीट से धनिक लाल मंडल को उतारा जो 1977 में जीते थे। जगन्नाथ मिश्र के लिए मुकाबला उनके मुकाबले यानी मंडल के मुकाबले आसान दिख रहा था, लेकिन अचानक से समीकरण त्रिकोणी हो गया, क्योंकि ललित नारायण मिश्र के करीबी मित्र रहे चंद्रशेखर ने जनता पार्टी के टिकट पर सेकुलर के अलावा जो दूसरा धड़ा था ललित नारायण मिश्र की बेवा कामेश्वरी देवी को मैदान में उतार दिया। अब भाभी थी जो कह रही थी चुनाव प्रचार के दौरान कामेश्वरी देवी कि जगन्नाथ ने ललित बाबू की हत्या के बाद परिवार की अनदेखी की। कामेश्वरी वोटरों से कहती थी कि जब से ललित बाबू गुजरे जगन्नाथ मिश्र ने हम लोगों का ख्याल नहीं रखा। वोटरों ने इस भावना का ख्याल रखा क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ललित बाबू ने ही उंगली पकड़कर जगन्नाथ को राजनीति का कहरा सिखाया था। ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बनिस्बत पारिवारिक कलह में तब्दील होकर रह गया और इसका फायदा मिला धनिक लाल मंडल को। जगन्नाथ मिश्र 45,483 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। उनकी भाभी कामेश्वरी देवी को मिले 84,135 वोट। वो तीसरे नंबर पर रही, लेकिन जगन्नाथ को लोकसभा पहुंचने से रोकने में कामयाब रही। जगन्नाथ मिश्र चुनाव हारे, लेकिन इंदिरा जीती और उनके बेटे संजय भी और कांग्रेस भी जीती। 374 के भारी बहुमत के साथ वो सत्ता में लौटे और फिर इंदिरा ने मोरारजी देसाई के दिखाए रास्ते पर बढ़ना शुरू कर दिया। 9 गैर कांग्रेसी सरकारों को उसी तर्क के तहत बर्खास्त कर दिया जिस तर्क के तहत मोरारजी ने ऐसा किया था। बिहार की रामसुंदर दास सरकार भी इस लिस्ट में शामिल थी। बिहार में नए सिरे से चुनाव हुए। 324 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को मिली 169 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत। अब विधायक दल का नेता चुनने का वक्त आ गया था। बेतिया से सांसद और सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके केदार पांडे उस समय कांग्रेस के सदर थे। 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था। मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे था। एक और पूर्व मुख्यमंत्री थे जो आला कमान के करीबी थे, जगन्नाथ मिश्र, लेकिन वो 1980 का लोकसभा चुनाव हार चुके थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका प्रदर्शन भी बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन जगन्नाथ के पास एक तुरुप का पत्ता था जो कांग्रेस के भीतर सभी तर्कों पर भारी पड़ता आया था। इस तुरुप चाल का नाम था गांधी परिवार से करीबी, संजय गांधी से करीबी। जगन्नाथ मिश्र संजय गांधी के करीबी थे और यही बात उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनवा गई। इस क्रम में वही रटा रटाया खेल दोहराया गया। नेता आला कमान की मर्जी वाला प्रस्ताव पारित हुआ, फिर कुछ फोन कॉल और जगन्नाथ के नाम का ऐलान। केदार पांडे, उन्हें इसके बदले में केंद्र में रेल मंत्रालय का ऑफर मिला और जगन्नाथ मिश्र ने एक दफा और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा पाया, लेकिन चुनौतियां अभी उनका इंतजार कर रही थी। आठ मई 1983 की शाम पटना में अफरा तफरी का माहौल था। वजह थी एक लाश जिसका दूसरी दफा पोस्टमार्टम हो रहा था। पहली दफा इस लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर के झा ने किया। उनके हिसाब से मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग थी और शाम को झा के इस निष्कर्ष के बाद इसी लाश का एक दूसरा डेथ सर्टिफिकेट बना। इसे बनाने वाले थे पटना के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट A.K. ठाकुर। उन्होंने मौत के लिए कार्डियक अरेस्ट को जिम्मेदार बताया। ये लाश थी श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी की। बॉबी बिहार विधानसभा सचिवालय में बतौर टाइपिस्ट नौकरी करती थी।
विधान परिषद की अध्यक्ष राजेश्वरी सरोज दास ने उन्हें गोद ले रखा था। सबसे पहले स्थानीय अखबार प्रदीप ने बॉबी की हत्या के संदिग्ध हालातों पर सवाल उठाने शुरू किए। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा इसकी जांच पटना सिटी के सीनियर सुपरिटेंडेंट किशोर कुणाल करने लगे। उनकी छवि कड़क पुलिस अफसर की थी। उन्होंने केस की गहराई में पहुंचने के लिए बॉबी की जमीन में गड़ी लाश को फिर से बाहर निकलवाया। लाश का विसरा नए सिरे से जांचने के लिए सैंपल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज भेजे गए। नतीजे चौंकाने वाले थे। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी के शरीर में मेलेथियन नाम का जहर था। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के हाथ में 2 चश्मदीद गवाह आए। पहला त्रिशूलधारी सिंह। त्रिशूलधारी पेशे से टेलीफोन मैकेनिक था और अक्सर राजेश्वरी सरोज दास के घर आना जाना रहता था। दूसरा गवाह था निर्भय, राजेश्वरी सरोज दास का नौकर। दोनों ने पुलिस को बताया कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष राधानंदन झा के बेटे रघुवर झा रात को किसी डॉक्टर को लेकर बॉबी के पास पहुंचे थे। उन्होंने ग्लूकोज जैसा कुछ उन्हें पानी में घोलकर पिलाया और इसी रात बॉबी की तबीयत अचानक से बिगड़ी और सुबह करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। अब किशोर कुणाल के पास एक नाम था जहां से जांच शुरू की जा सकती थी, लेकिन किशोर कुणाल के रघुवर झा तक पहुंचने से पहले सत्ताधारी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी के मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंच गए। कहा गया कि श्वेत निशा त्रिवेदी के कई नेताओं के साथ अंतरंग संबंध थे। अगर वो उजागर हो गए तो प्रभुवर के कई लोग खतरे में पड़ जाएंगे। आनन फानन में जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने 1 साल बाद इस मामले में अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट विशेष अदालत के सामने पेश की। अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। सीबीआई ने दावा किया कि श्वेत निशा त्रिवेदी की मौत सेंसिबल नामक एक एंटी डिप्रेशन दवा की ओवरडोज के चलते हुई, जबकि मेडिकल साइंस की रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी थी कि अगर एक इंसान एक बार में सेंसिबल की 83 से ज्यादा गोलियां खाए तब ये दवा उसकी मौत की एक वजह बन सकती है। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि बॉबी के विसरा में मिला मेलेथियन नामक जहर किसी और विसरा की मिलावट के चलते आया। पटना फॉरेंसिक लैब के अधिकारियों ने बाद में सीबीआई के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सीबीआई की रिपोर्ट में तीसरा पेज सुसाइड नोट का था। ये नोट कभी बरामद नहीं हुआ। सीबीआई के मुताबिक इस नोट में बॉबी ने सेंसिबल की टैबलेट लेने के बाद एक कागज पर लिखा कि वो रतन जगवानी नाम के एक शख्स से प्रेम करती थी, लेकिन उसने शादी के लिए मना कर दिया, इसलिए उसके पास जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। साफ था सीबीआई इस मामले में रसूखदार लोगों को बचाने में लगी हुई थी। इस केस की सीबीआई जांच की अपील बतौर मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने की थी। इसके अलावा एक और चीज थी जिसके चलते जगन्नाथ संदेह के घेरे में थे। श्वेत निशा त्रिवेदी की मौत को कार्डियक अरेस्ट करार देने वाले डॉक्टर ए.के. ठाकुर, उन्होंने सीबीआई के सामने बयान दिया था कि उन्होंने बॉबी की लाश की जांच इंदु कुमार झा के कहने पर की। इंदु कुमार झा मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के निजी सचिव थे। इन सब के बावजूद विशेष अदालत के जज एसपी चक्रवर्ती ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर जगन्नाथ मिश्र का दूसरा कार्यकाल विवादों से भरा था। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दी। जगन्नाथ के इस कदम का सबसे ज्यादा विरोध उनकी ही बिरादरी के मैथिल ब्राह्मणों ने किया, लेकिन जगन्नाथ एक कदम और आगे बढ़ गए। उन दिनों मुख्यमंत्री के दौरे से पहले स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश भेजे जाते। इसमें ताकीद की जाती कि मुख्यमंत्री रात का विश्राम किसी मुस्लिम कार्यकर्ता के यहाँ करना पसंद करेंगे। विरोधियों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। जगन्नाथ मिश्र को नया नाम मिल गया, मौलाना जगन्नाथ मिश्र। फिर उनका एक और विवादास्पद फैसला आया, बिहार प्रेस बिल। यह साल था 1982 का। बिल आया तो इस मकसद से कि मीडिया ब्लैकमेल करने की नियत से या ऐसी खबरें जो उपयुक्त ना हो या वो खबरें जो किसी की छवि को सरकारी अमले में नुकसान पहुंचाती हो वो अखबारों या पत्रिकाओं में छप ना सके। बिल आया तो कहा गया कि बिहार में इस बिल को लागू करने में इंदिरा गांधी का समर्थन था, क्योंकि कुछ ही वर्षों पहले देश से इमरजेंसी हटाई गई थी और इमरजेंसी का अखबारों ने जमकर विरोध किया था। इस बिल के बारे में जगन्नाथ मिश्र ने मीडिया से बातचीत में कहा, हाँ, फ्री मीडिया लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का काम है कि वे सरकार की छवि को प्रगाढ़ रखने का प्रयास करें।
मामला फिर इंदिरा के पास पहुंचा। उन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैंने बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन सरकार के वकीलों से बात करते हुए उन्हें पता चल चुका था कि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे प्रेस के अधिकार खत्म होते हों। इंदिरा गांधी ने बयान के आखिर में यह भी कहा कि सरकार लोकतंत्र के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल सरकार या किसी व्यक्ति के चरित्र हनन के लिए नहीं होने देगी। ये भी तो सरकार की ही जवाबदेही है। आपने इंदिरा का बयान सुना। इसके इतर बिल का लगातार विरोध हुआ, इतना कि सरकार को विधानसभा में बिल वापस लेना पड़ा। बहुत बरस बाद साल 2017 में एक अखबार से बातचीत में जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि उन्हें बिहार प्रेस बिल लेकर नहीं आना चाहिए था। हालांकि जब ये बिल लाया गया तब ये बात भी सुर्खियों में थी कि उस समय इंदिरा गांधी और मनेका गांधी में खींचतान चल रही थी और इसे अखबारों में आने से बचाने के लिए ये बिल लाया गया था। मौलाना जगन्नाथ की छवि प्रेस बिल और श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी का हत्याकांड विवाद जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तभी आ गया कोऑपरेटिव बैंक के पैसों का कथित तौर पर गबन से जुड़ा मामला। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बहरुल इस्लाम ने जगन्नाथ मिश्र को क्लीन चिट दी थी। उधर बिहार प्रेस बिल, उससे मीडिया के लोग नाराज चल ही रहे थे। उन्होंने इसे यानी कि इस गबन के मामले को लगातार उछाला। इन सब के बीच कांग्रेस के अंदर जगन्नाथ मिश्र की विरोधी लॉबी सक्रिय हो गई। मिश्र के धुर विरोधी सीताराम केसरी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। मिश्र के आका संजय गांधी एक प्लेन दुर्घटना में पहले ही मारे जा चुके थे। केसरी के चेले और कटिहार के सांसद तारिक अनवर अब इंका की यूथ विंग यानी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त युवक कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे जो इंका के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके कामकाज की मॉनिटरिंग कर रहे थे कांग्रेस के ताकतवर महासचिव राजीव गांधी। लिहाजा तारिक अनवर और राजीव गांधी के संबंध अच्छे हो गए और राजीव तारिक से बिहार सरकार का हाल लेते रहते थे। इसके अलावा बिहार सरकार के कुछ ताकतवर मंत्री जैसे नागेंद्र झा और ललितेश्वर प्रसाद शाही, उनकी भी जगन्नाथ से नहीं बन रही थी और वो भी दिल्ली दरबार में शिकायत कर रहे थे। ऊपर से जगन्नाथ की किचन कैबिनेट जिसके खूब चर्चे हो रहे थे। कई कांग्रेसी नेता इससे खार खाते थे। इस किचन कैबिनेट में 3 लोगों की एक कोठरी ने डेरा जमा लिया था। ये तीनों मिश्र सरकार के मंत्री थे। इनके नाम थे राजू सिंह, रघुनाथ झा और प्रभुनाथ सिंह। तब बिहार में एक नारा चलता था, जगन्नाथ के 3 हाथ, राजो, रघुनाथ और प्रभुनाथ। इन नारों से इतर सबको लगने लगा था कि जगन्नाथ के दिन अब गिनती के हैं। फिर आया 1983 का साल। इंदिरा गांधी मिनरल पॉलिसी लेकर आई। जगन्नाथ मिश्र ने बिहार विधानसभा में 2 घंटे तक भाषण दिया और इस पॉलिसी का विरोध किया। मैडम प्राइम मिनिस्टर को ये बात पसंद नहीं आई और 3 हफ्तों के भीतर जगन्नाथ मिश्र का इस्तीफा हो गया। अगस्त 1983 के पहले हफ्ते में जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और उनकी जगह चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी जगन्नाथ मिश्र चुप नहीं बैठे। सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह हो या बिंदेश्वरी दुबे, भगवत झा आजाद हो या सत्येंद्र नारायण सिंह, उनके लिए मुसीबत पैदा करते रहे। किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री से उनकी बनी नहीं। राजीव गांधी जगन्नाथ मिश्र को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बिहार कांग्रेस में उनकी पकड़ को देखते हुए 1989 के चुनावी साल में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी क्योंकि बोफोर्स का शोर अपने चरम पर था। बिहार में उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिंह उर्फ छोटे साहब। लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। आप कहेंगे बता तो दिया पार्टी का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी खराब रहा। 1989 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की पत्नी किशोरी सिन्हा, बहू श्यामा सिंह और समधन माधुरी सिंह तीनों चुनाव हार गए। इसके साथ साथ भागलपुर के सांप्रदायिक दंगे, इससे निपटने में उनकी अक्षमता भी भारी पड़ी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद छोटे साहब को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और तीसरी और आखिरी दफा जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजीव गांधी पसंद नहीं करते थे, पहले बताया। इसके बावजूद मौलाना जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि मुसलमानों और कांग्रेस के बीच की दूरी को, जो राम मंदिर का ताला खुलवाने और भागलपुर दंगों के चलते हो रही थी कायम, उसे पाटा जा सके। जब मिश्र मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 महीने बाकी थे।
इन 3 महीनों में जगन्नाथ मिश्र ताबड़तोड़ फैसले करते दिखे। कई कॉलेजों का सरकारीकरण किया, शिक्षकों का वेतन बढ़ाया, मदरसा शिक्षकों का भत्ता बढ़ाया और इन सब के साथ पूरे बिहार का तूफानी दौरा किया, पर कुछ काम नहीं आया। मार्च 1990 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई और उसके बाद से फिर कभी अपने दम सत्ता में नहीं आ पाई। जनता दल और लालू प्रसाद का जमाना आ गया। कांग्रेस को 1990 के चुनाव में 72 सीटें मिली थी। ये उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था पिछले 3 दशकों में। और जगन्नाथ मिश्र वो पहले टर्म में तो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, फिर 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने उन्हें मधुबनी से चुनाव लड़वाया, लेकिन जगन्नाथ तीसरी दफा हार गए। इस बार उन्हें रामो वामो समर्थित सीपीआई उम्मीदवार भोगेंद्र झा ने हराया। जगन्नाथ का सियासी करियर लोगों को लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष तक ही सीमित रहेगा बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री और इनका अध्यक्ष नरसिम्हा राव, उन्हें जगन्नाथ में क्षमता दिख रही थी। और दिखती भी क्यों नहीं, अभी मिश्र जी की उम्र सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की भी नहीं हुई थी, वो 60 के भी नहीं हुए थे। और राजनीति में तो लोग 80 साल में भी रिटायर नहीं होते। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव ने जगन्नाथ मिश्र को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुला लिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के इरादे से नरसिम्हा राव ने क्षेत्रीय छत्रपों को अहमियत देना शुरू किया और इसी रणनीति के तहत जगन्नाथ मिश्र और के करुणाकरन जैसे पूर्व मुख्यमंत्री राव की कैबिनेट का हिस्सा बन गए। बिहार के सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नरसिम्हा राव ने जगन्नाथ को ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार का पोर्टफोलियो दिया। बाद में इसी मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ। हवाला कांड में कृषि मंत्री बलराम जाखड़ का इस्तीफा हुआ तो ये मिनिस्ट्री भी जगन्नाथ मिश्र को सौंपी गई। नवंबर 1996 में नरसिम्हा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा में कांग्रेस की हार और उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों के बाद उनके पास ज्यादा विकल्प बचे भी नहीं थे। उनकी जगह अध्यक्ष बने सीताराम केसरी। सीताराम केसरी और जगन्नाथ मिश्र की अदावत 70 के दशक से चल रही थी। तब केसरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और जगन्नाथ मुख्यमंत्री। 1997 में जगन्नाथ मिश्र ने राम लखन सिंह यादव के साथ मिलकर कांग्रेस छोड़ दी और दोनों ने मिलकर बिहार जन कांग्रेस नाम से एक नई पार्टी बनाई। इस बीच चारा घोटाले का मामला भी सामने आया और इस घोटाले के सिलसिले में बिहार के तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी जेल जाना पड़ा। फिर जगन्नाथ मिश्र के हवाले से अखबारों में खबरें छपी। खबरें हैं कि जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के कहने पर शामिल किया गया, जबकि खुद उनका यानी जगन्नाथ मिश्र का नाम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के कहने पर। इस बीच जगन्नाथ मिश्र ने अपनी बिहार जन कांग्रेस का विलय शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कर दिया, पर वहां भी ज्यादा दिन नहीं रुके। 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले जॉर्ज फर्नांडिस उन्हें जनता दल यूनाइटेड में ले आए। झंझारपुर से लोकसभा का टिकट थमाया, लेकिन एक बार फिर करीबी मुकाबले में वो राष्ट्रीय जनता दल के देवेंद्र प्रसाद यादव से हार गए। लोकसभा में चौथी हार। हालांकि उनके बेटे नीतीश मिश्र का जदयू में समायोजन हो गया। नीतीश 2005 और 10 में झंझारपुर से विधायक बने और नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश मिश्र मंत्री भी बने। उधर चारा घोटाले की न्यायिक प्रक्रिया चलती रही अपनी रफ्तार से। 2013 में रांची की सीबीआई कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र समेत 44 लोगों को सजा सुनाई। जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया। झारखंड हाई कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र को कुछ समय बाद जमानत दे दी, लेकिन अब लालू प्रसाद के साथ साथ जगन्नाथ मिश्र भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। 19 अगस्त 2019 को लंबी बीमारी के बाद जगन्नाथ मिश्र का निधन हो गया और इसके साथ ही 2 दशकों तक बिहार कांग्रेस के पर्याय रहे एक युग का अंत हो गया।